So इस क्वेश्चन में देखो, प्रोटोन इज ट्रैवलिंग विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx इज इक्वल टू 2.5 into 10 to the power 8 centimeter per second. Calculate the transverse deflection in traveling horizontal distance x is equal to 5 centimeter in electric field of Ey is equal to 400 volt per centimeter. Charge of proton is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and the mass of proton is 1.6 into 10 to the power minus 24 kg. Minus 27 kg होगा, I'm sorry. Okay. Now, ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव y डायरेक्शन में है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव y डायरेक्शन में हो गया और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, प्रोटोन है. ठीक है, ये जो प्रोटोन है, लेट्स से Q अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, ये इधर मूव करना शुरू करता है पॉजिटिव x डायरेक्शन में vx. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका ये vx है. अब बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि इट विल गेट डिफ्लेक्टेड और फाइनली ये इस तरह से एक पैराबोलिक पाथ से जाता है. ये हम लोग पिछली क्लास में देखे थे. हमें ये निकालना है कि ये जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाला जो लाइन है, उस लाइन से ये कितना डिफ्लेक्शन होता है ये इधर से इधर. ठीक है, व्हाट इज द डिफ्लेक्शन हियर, ये हमें पूरा निकालना है. ठीक है, तो अब ये देखो, चार्ज ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 1.6 into 10 to the power minus 19. मास भी दे रखा है और ये vx 2.5 10 to the power 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू दे रखा है E is equal to 400 वोल्ट पर सेंटीमीटर. इसको SI में पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 400 into 10 to the power 2 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा. सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड होता, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 4 into 10 to the power 4 वोल्ट पर मीटर हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. जो चार्ज है Q इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. फोर्स हमें पता है ऊपर के तरफ जो लगेगा, यहाँ पे ऊपर के तरफ जो फोर्स लग रहा है F, that will be equal to Q into E. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो F is equal to charge Q into E. So that is in y डायरेक्शन, तो इसको हम Fy से लिख देते हैं. Fy is QE. चार्ज हो गया 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड 4 into 10 to the power 4 वोल्ट पर मीटर. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 6.4 into 10 to the power minus 15 न्यूटन हो गया. ये हमारा Fy हो गया. अब जब Fy हमें पता है, Ay निकाल सकते हैं. Ay इज इक्वल टू, मतलब एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज फोर्स इन y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मास m, है ना. फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन होता है. फोर्स हमें पता है 6.4 into 10 to the power minus 15 हो गया, डिवाइडेड बाय मास दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 27 होगा. सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो दिस इज 4 into 10 to the power 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमारा Ay हो गया. ठीक है, नाउ जो हमें ये निकालना है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो y देखो, इनिशियली जो ux देखोगे, ux इज इक्वल टू, ये जो स्पीड दे रखा है, दिस इज द स्पीड 2.5 into 10 to the power 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है.
इसको मीटर पर सेकंड में करोगे तो 2.5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ux हमें पता है, और ये डिस्टेंस x, ये वाला जो डिस्टेंस दे रखा है, ये x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, मतलब 0.05 मीटर हो गया। जितने दूर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये डिस्टेंस मूव करना है। टाइम क्या हो जाएगा, बिकॉज x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब x डिवाइडेड बाय ux। तो x है हमारा 0.05, ठीक है, डिवाइडेड बाय ux मीन्स 2.5 इंटू 10⁻6। सो अब देखो, ये 5 इंटू 10⁻⁻2 था, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा टाइम टेकन। सो टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स, राइट। अब जब टाइम पता चल गया हम लोगों को, उतने टाइम में ये y कितना मूव करेगा, y इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड अलोंग y डायरेक्शन uy_t प्लस हाफ ay_t स्क्वायर। भाई डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। यहाँ पे डिस्टेंस मूव्ड अलोंग y डायरेक्शन इज y इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इनटू टाइम t प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स y डायरेक्शन इनटू t स्क्वायर। अब इनमें वैल्यूज डाल देंगे, y का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, uy 0 है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 है, तो 0 इंटू t प्लस हाफ इंटू ay है हमारा 4 इंटू 10⁻12 इंटू टी स्क्वायर 2 इंटू 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये कैंसिल करोगे ये 2 हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8 हो गया इंटू 10⁻12, और ये -16 है, 8 इंटू 10⁻⁻4 हो गया मीटर। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 0.8 मिलीमीटर। दिस इज द डिफ्लेक्शन इन द y डायरेक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चों? यस सर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसके डायरेक्शन के अलोंग कोई भी स्पीड में चेंज नहीं होगा, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से ux से ही मूव करता रह जाएगा पूरे x के अलोंग। y डायरेक्शन में बिकॉज फोर्स लग रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, बाद में यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखो ये जो फाइनल वेलोसिटी है vx, ये ux के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक vy आ जाएगा, जिसका कि रिजल्टेंट जो है बेसिकली इज अलोंग द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। ये जो ट्रेजेक्टरी है उसके टेंजेंट के अलोंग स्ट्रेट मूव करता चला जाएगा। हमें vy vx ये सब निकालना होता है, या फिर एंगल निकालना होता है जिसपे ये मूव कर रहा है, वो भी निकाल सकते थे यहाँ। जैसे हम लोग मोशन इन अ प्लेन 11th क्लास में किए ना, उसी पे बेस्ड है ये। वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऊपर की तरफ लग रहा है। क्लियर है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। यस सर। सिद्धांत और स्वप्ननी लिखा तुम लोगों ने? है ही नहीं दोनों, लगता है। सर है सर, क्यों? मुझे लगा कि वो ऑन करके बैठे होगे यूट्यूब, तो जल्दी ऑफ कहाँ होता है? नहीं सर, नहीं, सिद्धांत का पता नहीं, उसने अभी भी रिप्लाई नहीं किया। अरे मैं तेरे रिप्लाई की वेट कर रहा था सर, मैंने लिखा। अच्छा, पेन है सिद्धांत तुम्हारे पास? पेन सर घर है सर, घर में तो पूरे पेन पड़े हुए हैं सर सारे। भाई साहब।
सर वो बस आपके आंसर से पता होता है ना कि आप दे देते हो, आप लाइक आप पे ट्रस्ट है पूरा। अच्छा, सर नहीं देते हम, मैं देता हूँ, हमसे मांगता है एक तो। आप तेरे पे भी ट्रस्ट है पूरा। तो 10th क्लास में मैंने पूरे 10th क्लास में दिया है इसे पेन। तो मैं Don't take away that. मैंने 9th में दिया था, तो 9th की क्या याद हो? तो मुझे याद है। चलो चलो लड़ाई मत करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसमें एनर्जी है इलेक्ट्रॉन में कितना, 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 0.2 टेस्ला, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ। तो एक इलेक्ट्रॉन में एनर्जी जो दे रखा है हमने, सो काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन इज हाफ mv स्क्वायर, दैट इज 2000 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको जूल्स में कन्वर्ट कर लो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। ठीक है, काइनेटिक इन हाफ mv स्क्वायर मतलब हाफ इंटू मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू v स्क्वायर is equal to 2000 into 1.6 into 10 to the power -9। तो इससे हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे, v स्क्वायर इज 2000, so 2 into 2000 into 1.6 into 10 to the power -19 divided by 9.1 into 10 to the power -31। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। सो 2 इंटू 2 4 इंटू 1.6 6.4 हो गया, 6.4 डिवाइडेड बाय 9.1 निकाल लो, कितना आ रहा है 0.703 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे 3 और -19 है, तो -31 को ऊपर लेके जाएंगे तो एक तो +12 आ जाएगा, यहाँ पे +12 आ रहा है और ये +3 है तो +15 हो गया बेसिकली। सो इससे हमारा v इज इक्वल टू 7.03 का स्क्वायर रूट कर लो, so v is equal to 2.65 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी निकल गया, अब हमें r निकालना है, r इज इक्वल टू mv/qb। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको प्रूव भी किया था, कैसे आता है ये, है ना, qvb इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे एक v को कैंसिल कर दो, सो r इज इक्वल टू mv अपॉन qb। आ गया सबको समझ। अब रेडियस निकाल लेते हैं फटाफट, यहाँ पे r इज इक्वल टू मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, वेलोसिटी इज 2.65 into 10 to the power 7 upon charge is 1.6 into 10 to the power -90 and this is 0.2। so आपको ये वैल्यूज पुट करना है और r का वैल्यू निकालना है। so this will be equal to 9.1 into 2.65 divided by 1.6 divided by 0.2, 75.35 into 10 to the power -31, ये 12 और 7, so this is 7.5 into 10 to the power -4 meter।
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 8th क्वेश्चन देखिए, a long straight wire AB carries a current of 4 ampere. A proton P travels at 4 into 10 to the power 6 meter per second parallel to the wire 0.2 meter from it and in a direction opposite to the current as shown in the figure. Calculate the force which the magnetic field of current exerts on the proton. Also specify the direction of the force. तो पहले तो देखो, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर के वजह से इस यहाँ पे जहां पे प्रोटोन मूव कर रहा है वहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो निकालने के लिए हम लोग करंट के अलोंग थंब को रखते हैं और जिधर हमारा फिंगर्स कर्ल कर रहा है वो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देता है. तो यहाँ पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगा ना. एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सर्कुलर लूप होगा, राइट. तो सर्कुलर लूप होगा. इस पॉइंट पे ये सर्कुलर लूप क्या होगा? इट विल बी गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर. इज इट क्लियर? सो गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर. अब जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं पहले. मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R. स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से. अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं भाई. इसका जो डायरेक्शन 0.2 मीटर फ्रॉम इट है, तो अब R का वैल्यू 0.2 मीटर इज म्यू नॉट बाई 2 पाई इज 2 into 10 to the power -7. करंट I 4 एम्पियर हो गया, डिवाइडेड बाय R मतलब 0.2. तो ये इसको कट करोगे तो 4 2 8 डिवाइडेड 0.2 इज 40. तो 4 into 10 to the power -6 टेस्ला हो जाएगा. ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया. यहाँ पे B निकाल लिया आपने. अब हमें फोर्स निकालना है. F इज इक्वल टू QVB. अब देखो, वो जो स्पीड है वो इधर है और B गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है. दोनों आपस में एंगल कितना बना रहे हैं? 90 डिग्री. तो साइन 90 कर लेंगे. B is going inside and V is coming down. So they are making 90 degree. They are mutually perpendicular to each other. So QVB sin 90 degree. चार्ज यहाँ पे जो प्रोटोन है उस पे चार्ज हो जाएगा 1.6 into 10 to the power -19. उसका जो स्पीड है that is 4 into 10 to the power 6 QVB. So B है तुम्हारा 4 into 10 to the power -6 sin 90 डिग्री. सो अब देखो +6 -6 कैंसिल हो गया. 4 4 16 into 16 256 होता है. तो 25.6 into 10 to the power -19 इसका वैल्यू हो जाएगा 2.56 into 10 to the power -18 न्यूटन. ये अच्छा. अब इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा? मैंने कल ही बताया था. V क्रॉस B करने के लिए V इज गोइंग डाउनवर्ड और B अंदर की तरफ. तो V क्रॉस B करोगे तो फोर्स किधर हो जाएगा? इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो V क्रॉस B इज इन दिस डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन. सो फोर्स जो होगा टुवर्ड्स राइट होगा. ओके. क्लियर है सभी को? एक बार मैं ये इधर भी दिखा देता हूँ बोर्ड पे भी करके, जिससे क्लियर हो जाए. सो पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट. इसके वजह से यहाँ पे कोई डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो वो निकालने के लिए हमने बोला कि भाई जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उधर हम अपना थंब रखते हैं और अपने फिंगर्स को ग्रैब करते हैं, इस कंडक्टर को पकड़ते हैं.
पकड़ने के लिए हमारा फिंगर किधर कर्ल करेगा, गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो इस करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, V का वैल्यू इधर हो जाएगा अंदर के तरफ। अब हमारा यहाँ पे जो V है ये इस डायरेक्शन में है, राइट, और B अंदर के तरफ है ना। तो V क्रॉस B के लिए V के अलोंग हम अपना जो पाम है ऐसे रखेंगे और इसको कर्ल करेंगे B के तरफ, B जो अंदर के तरफ है, कर्ल करेंगे तो जिधर थंब है हमारा क्रॉस कर रहा है वो थंब हमें बेसिकली फोर्स का डायरेक्शन दे देगा, F। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। इनको नहीं समझ में आ रहा फिर से समझे, ये V है, ये B का डायरेक्शन है, ठीक है, गोइंग इनसाइड, ठीक है, ये इस तरह से मान लीजिए, है ना। तो ये अगर V है और ये B है तो V से B के तरफ हम अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं और जो थंब का डायरेक्शन होता है वो हमें बेसिकली डायरेक्शन देता है। तो इस केस में B अंदर जा रहा था, B इधर था, तो V क्रॉस B करेंगे तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, राइट। प्लीज ये सब का प्रैक्टिस घर पे करते रहें, है ना, और करने के दौरान अपना हाथ वाथ ना तोड़े। बहुत बच्चा ऐसे कर लेता, हाथ वाथ मतलब हाथ में कोई स्प्रेन ना आ जाए, उसका भी ध्यान रखें, पता चला कि डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, राइट। बट हाँ प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, लाइटर नोट पे वो था, प्लीज डू प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे हर क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि क्यों इधर हो रहा है, और जब तक नहीं समझ में आए तब तक मेरा जान मत छोड़ो। अगर ऐसा करोगे तभी तुम आगे नंबर लाओगे, राइट। देखो हम लोग के यहाँ बहुत बच्चे पढ़ते हैं, मान लो 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम लोग के ग्रुप में मान लो 8-9 बच्चे, जो भी हैं 9 बच्चे, इनमें से किसी बच्चे का 98 भी आएगा, 99 भी आएगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसका 60s में आएगा, 70s में आएगा। तो डिफरेंस यही है कि तुम खुद को देखो, 12th और 11th में घोंट के नहीं पिलाया जा सकता है तुमको खुद अपने आप को, तुम्हारे प्रिपरेशन को ड्राइव करना है बेटा। अपने आप को लगा के चलो कि भाई हमको करना है और हमको समझना है। कोशिश करोगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा? ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि जिसको समझ में नहीं आए ये चीज। ऐसा कुछ है क्या जो नहीं समझ में आता है? मान लो 5 क्वेश्चन हम बताते हैं, उसमें अगर तुमको समझ में आ रहा है तो खुद से भी तो किया जा ही सकता है। नहीं, अगर खुद से दूसरा क्वेश्चन, कम से कम इन 5 क्वेश्चन को खुद से समझो, करके समझो कि क्यों ऐसा आ रहा है, क्यों सर ने ऐसा बोला, क्यों सर ने ऐसे घुमा के बोला कि इस डायरेक्शन में। ये सारा चीज समझना बहुत जरूरी है। वीडियो सारे अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, उस पे जाओ, उस पे देखो, जितने वीडियोस जितने बारी देखोगे उतने बारी और क्लैरिटी आते रहे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सबने लिख लिया? यस सर। जी सर। यस अक्षत आ रहा है समझ में आपको? हाँ सर, आ रहे हैं समझ में। हाँ, जहाँ नहीं समझ में आएगा हमको रोक के पूछ लीजिएगा, क्योंकि आप शुरू में थे नहीं ना, अभी बीच बिल्कुल में आप ये हैं, आप पूछ लेना मेरे से। जी सर, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। A solenoid of length 1.5 meter has a radius of 1.5 centimeter and has a total of 1500 turns wound on it. तो टोटल लेंथ सोलेनॉइड का, कैपिटल L से लेंथ बताते हैं हम सोलेनॉइड का 1.5 मीटर है, रेडियस इसका 1.5 सेंटीमीटर है। सोलेनॉइड का रेडियस जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है, 0.015 मीटर हो गया, and has a total of 1500 turns wound on it. Total number of turns is 1500. It carries a current of 3 ampere. So current I is equal to 3 ampere. Calculate the magnitude of the axial magnetic field inside the solenoid. तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई होता है। अब देखो स्मॉल n क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है स्मॉल n, तो यहाँ पे म्यू नॉट इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ l इंटू करंट I। म्यू नॉट का वैल्यू है भाई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, n का वैल्यू हो गया 1500, टोटल लेंथ जो है वो 1.5 हो गया, और करंट जो है 3 एम्पियर हो गया। 1.5 इसको कट करोगे तो ये बेसिकली 1000 आ जाएगा। ठीक है,
सो 1004 पाई, तो ये बेसिकली तुम्हारा 12 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला हो गया। ये बी का वैल्यू निकल गया। अब इफ एन इलेक्ट्रॉन वेयर टू मूव विद अ स्पीड ऑफ 2 into 10 to the power 4 meter per second along the axis of the current solenoid, what would be? इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पहले बी का वैल्यू, 12 पाई मतलब 12 into 3.14, 37.68. So this is equal to 3.76 into 10 to the power -3 टेस्ला हो गया। अब कह रहा है कि along the axis of the current carrying solenoid इस स्पीड से जा रहा है। B क्या होता है? अगर सोलेनॉइड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, B। और कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी किधर मूव कर रहा है? along the axis ही मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का भी डायरेक्शन यही है, V। तो अब अगर हम लोग फोर्स निकालना है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन क्यू वी क्रॉस बी करोगे तो बी, वी और बी के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? क्यू वी बी साइन थीटा। सो सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा मतलब एंगल बिटवीन वी एंड बी इज इक्वल टू 0 डिग्री, दिस implies that force is equal to 0. So there will be no force acting on the electron which is moving along the axis of the solenoid. Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes. sir. अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन moving horizontally with a speed of 4 into 10 to the power 4 meter per second enters a region of uniform magnetic field of 10 to the power -5 टेस्ला। इलेक्ट्रॉन है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, बी जो है इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और ये हो गया वेलोसिटी v, ठीक है। अब कह रहा है ड्रॉ इट्स ट्रेजेक्ट्री। तो सबसे पहले समझो इसको, ये थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं बोर्ड पे। ध्यान देना बच्चों, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ये पूरा रीजन है, यहाँ से ये पूरा रीजन है जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इस तरह से क्रॉस क्रॉस का मतलब गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि पैरेलली यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एंटर किया। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन पे अब नेगेटिव चार्ज है, ये इसके अंदर जा रहा है ना। अब तुम देखो वेलोसिटी इधर हो गया v और b अंदर के तरफ है, तो फोर्स जो पॉजिटिव चार्ज पे लगता वो किधर लगता? b क्रॉस b करते फोर्स किधर लगता? ऊपर लगता। b इंटू बी मतलब b के तरफ हम अपने पाम को b के तरफ कर्ल करेंगे तो जो थंब का डायरेक्शन है वो हमें फोर्स का देगा। बट फोर्स वो किस पे होता? v क्रॉस b, पॉजिटिव चार्ज पे। मैं जब फोर्स लिखता हूं F
इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी लिखते हैं, यहाँ पे ये क्यू पॉजिटिव मानते हैं ना, तभी तो क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव है, तो बी क्रॉस बी अगर ऊपर के तरफ फोर्स लग रहा होता, राइट, पॉजिटिव चार्ज पे, तो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, नीचे के तरफ लगेगा, ऊपर के तरफ नहीं लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। तो अब V इधर जा रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या होगा, बेंड कर जाएगा, इधर बेंड करेगा, और ये बेंड करके ये पूरा सेमी सर्कुलर रीजन में ये कवर करेगा पूरे, जितनी देर तक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहता है, ये सेमी सर्कल के फॉर्म में आएगा, मतलब सर्कुलर ट्रैजेक्टरी लेगा। और जब यहाँ आ जाएगा तो उसके बाद स्ट्रेट ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पर से एंटर कर रहा था स्ट्रेट, मैग्नेटिक फील्ड में आते ही सर्कुलर ट्रैजेक्टरी, और फिर से वापस ऐसे स्ट्रेट निकल जाएगा। तो ये इसका ट्रैजेक्टरी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये पूछा था आपको ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए। सबको क्लियर है ये? सभी बच्चों को ये पूरा क्लियर है? सर Yes, एक और बार सर एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ बिल्कुल समझा देता हूँ। फोर्स का डायरेक्शन है क्यू वी क्रॉस बी करके हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे क्यू चार्ज है, वी और बी स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड है। बी का डायरेक्शन इधर है और बी गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। वी क्रॉस बी अगर हम करेंगे तो हम अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे, जो थंब का डायरेक्शन है वो फोर्स का डायरेक्शन होता है। लेकिन किस पे, पॉजिटिव चार्ज पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा, माइनस ऑफ, जैसे ये क्यू बी क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर था, बिकॉज यहाँ चार्ज नेगेटिव हो गया तो फोर्स क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये जो प्लस फोर्स ऊपर था तो माइनस फोर्स किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। अब वेलोसिटी इधर है, फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगा रहे हो, तो हमेशा जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी के फोर्स लगता है उसके वजह से ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। यही होता है सर्कुलर मोशन में, यही तो होता है नहीं? यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ रहे थे उसमें यही तो होता है। अब हमें ये पता चल गया कि ये ऐसे सर्कुलर पाथ लेगा, राइट। अब बाकी का आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्लियर हो गया सबको, डायरेक्शन वगैरह क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस। अब आ जाते हैं हम लोग फिर से वापस। अब हम लोग को इसका पाथ ऐसे पता चल गया कि ये सेमी सर्कुलर पाथ में आके ये इस तरह से निकल जाएगा, है ना। तो ये V का डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, तो इस पे ये इस तरह से कर्व पाथ बना के ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ड्रॉ इट्स ट्रैजेक्टरी, फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू कम आउट ऑफ द रीजन। टाइम निकालना है आपको, कितने, कब ये ऐसे इससे बाहर निकलेगा। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका रेडियस निकाल लेते हैं। R इज इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी करके रेडियस निकाल लेंगे, राइट। तो रेडियस निकालोगे mv, इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू सॉरी 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 मास हो गया। वेलोसिटी दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय क्यूबी, चार्ज जो है हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और B का जो वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला है ना, यहाँ दे रखा है B का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 5। इसको सॉल्व करोगे सो 9.1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1.6 22.75 हो गया। सो ये क्या हो जाएगा 2.275 इंटू माइनस 31 और माइनस 19, ये इधर चला माइनस 19 माइनस 5 माइनस 24 हो गया, ऊपर गया तो प्लस 20 माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3 हो गया,
into 10 to the power minus 3 मीटर हो गया. So 22.75. तो ये 2.275 लिखे हैं तो 10 to the power minus 2 लिखे. अब ये हमारा रेडियस पता चल गया. अब हमें पता करना है कि टाइम कितना लग रहा है. तो टाइम के लिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में. सर्कुलर मोशन में हाफ ऑफ द सर्कल कवर कर रहा है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज दिस बाय स्पीड पाई आर बाय वी, राइट. पाई आर बाय वी मीन्स 3.14 into 2.275 into 10 to the power minus 2 डिवाइडेड बाय स्पीड. यहाँ पे 4 into 10 to the power 4 हो जाएगा. इसको कैलकुलेट करेंगे. 3.14 into 2.275 divided by 4. So 1.785. So 1.785 into 10 to the power minus of 4 और minus 2, minus 6 हो गया. minus 6 seconds. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया बच्चों? Yes. Yes, sir. अब ये साइक्लोट्रॉन पे आते हैं. साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है. तुम लोग चेक कर लेना आईसीएससी वालों, शायद पिछले साल इसको मतलब था नहीं तुम्हारे कोर्स में, तो एक बार चेक कर लेना कि तुम्हारे कोर्स में है कि नहीं साइक्लोट्रॉन. सीबीएसई में तो है, आईसीएससी वालों के लिए बोल, ठीक है. स्वप्ननील अच्छी चीज है, समझो. कट गया होगा, इम्पोर्टेंट नहीं है तो कट ही गया होगा कुछ ऐसा. पता नहीं, देख लेंगे एक बार हम लोग. तुम एक बार वो भेजना भी ना हमको, फिजिक्स वाला क्या क्या है सिलेबस में चेंज, वो एक बार मेल कर देना ना हमको, मैसेज कर देना ना व्हाट्सएप. तो रिड्यूस सिलेबस भेजो. हाँ तो क्योंकि हमें ऐसे बताया कि क्या चीज कटा है, वो नहीं बताया, बस सब कुछ एक साथ ही लिखा हुआ है जो जो आएगा. लिखा हुआ है उससे हमको पता चल जाएगा ना. तुम हमको भेज ठीक देना, है. उसको ध्यान में रखेंगे फिर जब भी पढ़ा रहे होंगे ओके सर. आगे. फिर क्वेश्चन वेश्चन जब तुमको प्रैक्टिस के लिए देंगे तो वो वाला नहीं देंगे ना. समझ ये तो सब चीज समझना चाहिए. इट्स ओके, थ्योरी इज फाइन. Practice में don't practice what is not going to come in the exam. Yes. Okay, a cyclotron is an equipment used for accelerating positively charged particle like proton, deuteron, alpha particle and heavier particle ions to desired velocities. तो ये basically एक accelerator के तरह काम करता है. मतलब कि कोई एक पहले तो चार्ज जो है ना, कहीं पे भी एक प्रोड्यूस होगा कोई चार्ज, ठीक है. अब वो जो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग इस साइक्लोट्रॉन के प्रोड्यूस होगा या फिर तुमने कहीं से डाल दिया उसमें. साइक्लोट्रॉन क्या करता है, उसके स्पीड को बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि उसके बाद फिर हम उसको अगर टारगेट को बम्बार्ड करते हैं तो वो बम्बार्ड करने पे हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके. मतलब बेसिकली हमें अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है तो उसके लिए हम लोग ये डिवाइस यूज करते हैं जिसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं, है ना. हमको हाई स्पीड पे कोई अगर चार्ज पार्टिकल किसी भी बॉडी पे हिट कराना है कुछ और आगे एक्सपेरिमेंट के लिए या किसी और पर्पस के लिए, तो वो जो हाई स्पीड अचीव होता है वो इस साइक्लोट्रॉन के मदद से होता है. क्लियर? पर्पस क्या है ये समझ में आ गया. It was developed by Lawrence and Livingstone. Principle is that the working of the cyclotron is based on the fact that a positively charged particle can be accelerated to a sufficiently high energy with the help of a smaller values of oscillating electric field.
by making it to cross the same electric field time and again with the use of strong magnetic field. तो देखो पर्पस दो तीन चीज है. पहले तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से जब पास कराएंगे चार्ज पार्टिकल को तो एक्सेलरेट करेगा, उसमें फोर्स लगेगा. हम लोग क्या जानते हैं भाई कि हमें तो यही पढ़ाया गया है कि F इज इक्वल टू Q इंटू E, है ना. तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराएंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा, ये फोर्स उसको एक्सेलरेट करने में हेल्प करेगा. अब हम लोग एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराना है तो एक ही बार तो करा सकते हैं पास, बार बार उसको उठा के लेकर आएंगे तो है नहीं. तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल का इसके ऊपर नीचे डाल दिया. उसके वजह से क्या हुआ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये बार बार इससे पास करेगा. इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला जो दोनों डी है, इस दोनों डी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. जैसे ये हाफ डी इधर है और ये हाफ डी इधर है. चार्ज पार्टिकल यहाँ से घूम के जब इधर आया, यहाँ से घूमेगा कैसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में है तो ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा. यहाँ से जब इधर जाएगा तो एक्सेलरेट करेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर से ये गोल घूम के यहाँ आएगा, बिकॉज एक्सेलरेट कर गया, उसका स्पीड बढ़ गया तो उसका रेडियस भी बढ़ जाएगा. आर क्या होता है, रेडियस. आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी होता है. वी तुमने बढ़ा दिया, वी इंक्रीज कर दिया है तो रेडियस भी इंक्रीज कर जाएगा. तो अब बड़े रेडियस करके साथ यहाँ आया, यहाँ फिर से एक्सेलरेट किया और बड़ा रेडियस हो जाएगा. उसके बाद फिर से एक्सेलरेट करेगा और बड़ा रेडियस हो जाएगा, फिर से एक्सेलरेट करेगा और बड़ा रेडियस हो जाएगा. ये एक्सेलरेट कर करके ये बड़े रेडियस में घूमते घूमते फाइनली यहाँ पे एक विंडो रहता है, उस विंडो से बाहर निकल के हाई स्पीड में जाके टारगेट को हिट करेगा. यूज किधर होता है अजय बेटा, यूज किधर होता है? बताया तो मैंने, कहीं पे भी तुमको बम्बार्ड करना है पॉजिटिव चार्ज से किसी भी चीज को, उसको बम्बार्डमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं. कई सारे यूजेस, न्यूक्लियर इसमें भी यूज होता है और भी बहुत जगह यूज होता है. ओके. तो और इसमें एक और चीज बोलोगे, सर यहाँ पे तो चार्ज एक्सेलरेट इधर करा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ आके इधर कैसे एक्सेलरेट करा है? तो जब ये एक बार घूम के मतलब हाफ ऑफ द साइकिल यहाँ पे मूव करेगा तो इसका यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, एक एसी सोर्स लगा रखा है. उस एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी हम इसके फ्रीक्वेंसी से मैच करा देते हैं. जितने टाइम में ये घूम के यहाँ आएगा ना, हम लोग उसके पोलैरिटी को चेंज कर देंगे. मान लो पहले ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, बाद में जाके जब ये जैसे ही यहाँ आया तो अब इसको हम लोग पॉजिटिव कर देते हैं. मतलब जब ये यहाँ आएगा, इस पॉइंट पे घूम के आया तो यहाँ पे अब ये पॉजिटिव कर देंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा जो कि फर्दर उसको एक्सेलरेट कर देगा. जैसे एसी ट्रांसफॉर्मर्स में था. हाँ, जैसा एसी जनरेटर. हाँ सर. ठीक है. हाँ. मोटर वाले में करते थे ये वाला काम हम लोग. नहीं, एसी जनरेटर एसी में करते थे, वो पोल चेंज करना पड़ता था. ठीक है. तो अब बेसिकली हमारा ये प्रिंसिपल पे आते हैं. सो ये वर्किंग हो गया इसका. अब ये कंस्ट्रक्शन इसका, भाई इट कंसिस्ट ऑफ 2 डी शेप्ड हॉलो. ये वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया? स्मृति, तुमने पूछा था एक दिन मेरे से कि सर आप ये बताइएगा साइक्लोट्रॉन. हाँ सर, वो मेरे को यही नहीं समझ में आया था कि वो वापस जाके क्यों हुआ, तो फिर आपने बता दिया उसमें एसी है इसलिए होता है. और अभी आगे और हम लोग देखो एक वीडियो भी देखेंगे, आज टाइम मिलेगा तो उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ उस वीडियो में भी समझाया. चलिए आगे देखते हैं. तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 डी शेप्ड हॉलो इवैक्यूएटेड मेटल चैम्बर्स D1 एंड D2. तो डी शेप का 2 चैम्बर है, D1 D2. These Ds are placed horizontally with their diametric edge parallel and slightly separated from each other. तो ये सेपरेशन इसलिए है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन हो सके. The Ds are connected to high frequency oscillator which can produce potential difference of the order of 10 to the power 4 volts and frequency of 10 to the power 7 hertz. देखो कितने तेजी से मूव करेगा, मतलब ऑसिलेट करेगा, ये सोचो. Now the 2 Ds are enclosed in an evacuated steel box and are well insulated from it. The box is placed in a strong magnetic field produced by 2 poles.
तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, मतलब डी अगर हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। द आयोनिक सरफेस और द सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज हेल्ड एट द सेंटर पी। तो यहाँ पे एक हम लोग सेंटर पे चार्ज जो है प्रोड्यूस करने वाला या तो एक मशीन रख देते हैं या फिर यहाँ पे उस चार्ज को ही लाके प्लेस कर देंगे जिसको एक्सेलरेट कर। At any instant, suppose D1 is the negative potential and D2 is the positive potential. तो किसी भी इंस्टेंट पे मान लो D2 पॉजिटिव है और D1 नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो चार्ज जैसे ही यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इसके अंदर मतलब इसके अंदर डाल देगा D1 के अंदर, यहाँ आएगा। तो अब इस पे बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड और V क्या है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। V इधर है और B इधर है, सॉरी B इधर है और V इधर है। V क्रॉस B करोगे इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऐसे अंदर की तरफ लगेगा, गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। वो इसको V को क्या करेगा, ऐसे रोटेट कर देगा, राइट। तो ये इस तरह से रोटेशन हो जाएगा उसका V का सेमी सर्कल में। उसके बाद फिर जब ये यहाँ पहुंचेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसके पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं। ये जो पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, यहाँ पहुंचने पे इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कर देते हैं। मतलब ये ऑसिलेटर बेसिकली उसके पोलैरिटी को चेंज कर देता है एसी सोर्स। तो उससे क्या हो गया, ये अब फर्दर इधर एक्सेलरेट कर जाएगा। एक्सेलरेट करेगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ने से उसका रेडियस बढ़ जाएगा, तो बड़े सर्कल में मूव करके यहाँ आएगा। फिर यहाँ आके एक्सेलरेट करेगा और बड़ा सर्कल मूव करेगा, फिर यहाँ एक्सेलरेट करेगा और बड़ा सर्कल, और ये इस तरह से स्पाइरल के शेप में स्पाइरल होके यहाँ पे एक्सेलरेट करके टारगेट को हिट कर देगा, है ना। अब ये यहाँ पे अगर हमें निकालना है जो रेडियस, तुम देखो बी क्यू, क्यू वी बी इज एम वी स्क्वायर बाय आर, तो आर इज एम वी बाई क्यू बी। टाइम टेकन बाय द आयन टू डिस्क्राइब ए सेमी सर्कुलर पाथ पाई आर बाई वी होता है। तो ये टाइम है पाई एम बाई बी क्यू। बी के जगह आर के जगह एम बी बाई क्यू बी कर देंगे तो पाई एम बाई बी क्यू टाइम हो गया, या पाई इंटू बी क्यू बाई एम। क्यू बाई एम बेसिकली क्या है, चार्ज बाय मास रेशियो है, ठीक है। सो और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो टाइम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जितना टाइम एक डी में रहेगा वो कांस्टेंट। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, टी टाइम के इंटरवल के बाद तुमको ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी को सेट करना है। मतलब ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। So this time is independent of both the speed of the ion and the radius of the circular path. In case the time during which the positive ion describes a semicircular path is equal to time during which half cycle of the electric oscillator is completed, then as the ion arrives in the gap between the two Ds, the polarity of the two Ds is reversed. That is, D1 becomes positive and D2 becomes negative. Then the positive ion is accelerated towards D2 and it enters D2 with greater speed, which remains constant inside D2. The ion will describe a semicircular path of greater radius due to perpendicular magnetic field and again will arrive in a gap between the two Ds exactly at the instant the polarity of the two Ds is reversed. Thus, the positive ion will go on accelerating every time it comes into gap between the Ds and will go on describing circular path of greater and greater radius with greater and greater speed and finally acquires a sufficient high energy. The accelerated ion can be removed out of the Ds from window W by applying the electric field across the deflecting plates E and F. अब मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉजिटिव आयन, ये जो पॉजिटिव आयन बाहर निकल रहा है उसका क्या काइनेटिक एनर्जी होगा। सो देखो V इज इक्वल टू बी क्यू आर बाय एम, ये जो हमारा V है, राइट, क्यू वी बी इज एम वी स्क्वायर बाय आर, इससे स्पीड निकल जाएगा, है ना, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर करके निकाल लेंगे, तो ये होगी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, हमें पता है कि टाइम पीरियड 2t के बराबर है, तो स्मॉल t इज इक्वल टू इसको v, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, तो इससे हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे साइक्लिक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए 2πv का। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। एक वीडियो है, थोड़ा सा और रह गया है,
तो we'll do it in the next class. ठीक है? Yes.